आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का लफड़ा बिहार तक आ पहुंचा। कल ही आरजेडी सुप्रीमो ने इससे लेकर एक बड़ा बयान दिया था, लेकिन आज किशनगंज में सैकड़ों छात्र छात्राओं को प्रदर्शन में शामिल कराया गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर हिजाब को लेकर छात्राओं को कौन भड़का रहा है। हिजाब की लड़ाई शुरू हुई कर्नाटक से और आ पहुंची है लगभग 2200 किलोमीटर दूर बिहार के किशनगंज जिले तक। वो जिला जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी बसती है। ऐसे में सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम छात्र छात्राओं का ये जुलूस और विरोध प्रदर्शन हिजाब पर लगे बैन को लेकर है, वो भी कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ। हिजाब को लेकर विरोध और प्रदर्शन का सिलसिला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है, लेकिन कुछ संगठन से जुड़े लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। पहले सुनिए किशनगंज की छात्राएं क्या कह रही हैं। मांग ये है कि हम लोग को हिजाब अलाउड होना चाहिए। यहाँ पे इस्लाम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहते हैं इस देश में, तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और हिजाब हमारी कानूनी हक है, इसको लेके ऐसा टॉपिक नहीं उठना चाहिए। रिलीजन आनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है। ये हिजाब हमारा राइट है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। शाबाश। ये जुलूस किशनगंज के अंजुमन मदरसे से निकाली गई। हिजाब को लेकर धर्म विशेष की बातों को देखिए कैसे जोर शोर से उठाया जा रहा है। शिक्षा संस्थान से जुड़े लोग भी कह रहे हैं कि हिजाब को लेकर छेड़छाड़ बर्दाश्त से बाहर है। सरकार को चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्व को पकड़े, उससे पूछे कि आप किस आधार पर हिजाब पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। हिजाब हमारी संस्कृति है और संस्कृति को बचाना हमारा फंडामेंटल। वैसे ये बात और है कि कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जो पाबंदी लगा रखी है, उसका विरोध कर्नाटक से ज्यादा दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है। विरोध की आंच बिहार तक पहुंची और इस मुद्दे को सियासत का रंग भी दिया जा रहा है। बुधवार को ही लालू यादव ने इसे सिविल वॉर कह दिया था। ये बात समझिए, देश सिविल वॉर, मोदी जी की सरकार में सिविल वॉर। अब सवाल यह है कि हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेज की बच्चियों को कौन भड़का रहा है, क्योंकि जब नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, जब नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं, 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं, तो फिर हिजाब पर इतनी बहस क्यों है? समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि हिजाब के मुद्दे को हवा दी जा रही है। इसके पीछे कौन है और क्यों है, यह भी समझना मुश्किल नहीं, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि भारत के नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों पर नियम क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आर्टिकल 19(2) अधिकारों पर कानून बनाकर तार्किक पाबंदियां लगाने की छूट सरकार को देता है। संविधान कहता है कि संप्रभुता अखंडता के हितों के खिलाफ वर्ग विशेष को भड़काना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में आर्टिकल 19 के तहत ही मिले अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसे में धर्म की आड़ में शिक्षा को लेकर किसी भी सरकारी फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर जाना, विरोध प्रदर्शन करना और बेवजह उन छात्र छात्राओं को भी आंदोलन का हिस्सा बनाना कहां तक उचित है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार रणजी की टीम मैच खेलने के लिए बंगाल रवाना हो गई, लेकिन टीम को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। आरोप यह लगाया जा रहा है कि 25 सदस्यों की टीम में से 7 में 8 खिलाड़ी हैं जो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के रिश्तेदार हैं, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया गया है। आरोप बीसीए के प्रवक्ता के साथ कुछ खिलाड़ियों ने लगाए हैं और इस बारे में जब मैनेजर से बात करने की कोशिश की गई तो वे पूरी बात कहे बगैर निकल गए। नहीं, आपत्ति ये है कि आपको मालूम है कि दिल्ली की टीम, मिजोरम की टीम,
वेस्ट बंगाल की टीम और सभी राज्यों की टीम घोषित हो चुकी है। आप देखिए कि कोई भी टीम जाती है तो 4-5 दिन पहले टीम की घोषणा कर दी जाती है। बिहार की टीम की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है? आखिर कारण क्या है? घोषणा नहीं हुई है। नहीं, अभी तक बिहार टीम की घोषणा नहीं हुई है। उस टीम में 8 या 9 प्लेयर जो हैं, जो बीसीए के अधिकारियों के बच्चे खेलने वाले हैं। बीसीए की रणजी टीम जा रही है। तो कितने प्लेयर जा रहे हैं? इसमें 30 प्लेयर्स और ऑफिशियल्स का 30 मेंबर्स हैं हम लोग टोटल मिलाकर। पहला मैच अभी शेड्यूल जारी होगा, उसके बाद टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ? टीम का सिलेक्शन ट्रायल के मार्फत से। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने जिस रणजी टीम की घोषणा की है वो मैच खेलने के लिए बंगाल के लिए रवाना हो रही है। यहाँ तस्वीरों में देखिए तमाम जो प्लेयर हैं एयरपोर्ट पर हैं और वो जा रहे हैं। और तस्वीरों में देखिए एक एक करके ये प्लेयर जो हैं एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। और जैसा कि संजीव मिश्रा जो बीसीए के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये जो प्लेयर हैं इनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, यह बात समझ से परे है। हालांकि जो प्लेयर हैं वो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं एक एक करके ये बंगाल के लिए रवाना हो गए। हमने कुछ प्लेयर से बात भी की है यहाँ पर और ये सारे प्लेयर एक एक करके अब एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। कई सवाल उठाए हैं संजीव मिश्रा ने इस क्रिकेट टीम के सिलेक्शन पे। उनका कहना है कि जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें कई जो अधिकारी हैं बीसीए से जुड़े हुए, उनके जो बेटे हैं उनका सिलेक्शन किया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में अधिकारियों से प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आखिरकार इनका सिलेक्शन कैसे हुआ है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर पटना में आरजेडी के कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई जिसमें देश भर के पार्टी नेताओं का जुटान हुआ। फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ही रहेंगे, ये तय हुआ। लेकिन बैठक में लालू की सियासत को आगे बढ़ाने वाले उन्हीं के दोनों लाल तेज प्रताप और तेजस्वी के अलावा बेटी मीसा भारती पार्टी की हरी टोपी पहनी नजर नहीं आई। इस पर सियासत भी तेज हो गई। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पटना के होटल मौर्या में बड़ी बैठक बुलाई गई थी। पार्टी संगठन से जुड़े फैसलों की बात तो की ही गई, लेकिन पार्टी की इस बैठक में कई बातें खास रही। पार्टी के सर्वे सर्वा लालू यादव खुद मौजूद रहे। लालू फैमिली के सभी सियासतदान भी मंच पर नजर आ रहे थे। लेकिन इस आयोजन में जो तस्वीरें सबको अपनी ओर खींच रही थी वो थी लालू के निर्देशों की अवहेलना। जी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं तक को हरी टोपी और गमछे में रहने को कह रखा है। लेकिन मंच पर देखिए नजारा क्या है। न तेज प्रताप हरी टोपी पहने हैं, न तेजस्वी, और न ही उनकी बेटी मीसा भारती। हाँ, मीसा ने खुद लालू को ही हरी टोपी पहनाई थी। अब जब न्यूज़ 18 पार्टी के नेताओं से सवाल पूछ रहा है तो देखिए कैसे लीपापोती की कोशिश हो रही है। नहीं, सबको बताए ना कि छूट गया होगा, कहीं पर जो है मिस कर गया होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके आदेश को सभी लोग सराखों पर रखने का काम करते हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 26 प्रदेशों के करीब 300 पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कार्यकारिणी के सदस्य, स्थायी आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी बुलाया गया था। सभी ने लालू के निर्देशों को फॉलो करते हुए हरी टोपी जरूर पहन रखी थी, लेकिन कोई नहीं पहना था तो वो खुद लालू के दोनों लाल और बेटी मीसा भारती थी। मौका विपक्षी दल से जुड़ा था तो भला सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया कैसे नहीं आती। अब सवाल है कि क्या लालू के बच्चों को हरे रंग की टोपी पहनने से परहेज है? क्या इनके लिए लालू के निर्देशों का पालन करना जरूरी नहीं? वैसे एक बात दिखी जो खास थी कि बैठक में लालू ने कार्यकर्ताओं को जोश भरने की पूरी कोशिश की। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष पद पर नए चेहरे की घोषणा अभी कुछ महीनों के लिए टाल दी गई है और आरजेडी अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर विराम भी लग गया है। लालू ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। 11 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 7 निश्चय पार्ट 2 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग के अधिकारियों को 15 अप्रैल से गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू करने का निर्देश दिया। निर्णय की जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्ट्रीट लाइट लगाने की
प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि तत्काल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से निर्देश दिया गया कि सभी जिलों में डेमो के तौर पर एक पॉइंट स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने ये तय किया था कि हम 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सभी गांव में स्ट्रीट लाइट 16 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जाएगा। उसी पर लगभग सारी चीज़ों की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब फाइनल स्टेज में टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि सभी ब्रेडा को कि आप जो है सभी जिले में एक पॉइंट पर एक लाइट डेमो के तौर पर लगाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों की ये सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक है और लगभग जो राशि आने वाली है 2000 करोड़ से अधिक राशि का खर्चा हम लोग इसमें करेंगे और प्रत्येक गांव में 10-10 स्ट्रीट लाइट प्रत्येक वार्ड में हमको लगाना है और इसमें 75% वित्त आयोग के अनुशंसा पे और 25% राज्य सरकार के कोष से जाएगा। इधर बिहार को गंगा पर एक और सेतु की सौगात मिलने जा रही है। कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह सेतु का उद्घाटन करेंगे। गंगा नदी पर बिहार का ये तीसरा सेतु है जिसके नीचे से ट्रेन दौड़ती है, ऊपर चमचमाती हुई सड़क है। मुंगेर के लोगों को शुक्रवार को डबल गिफ्ट मिलने जा रहा है। ये चमचमाती सड़क मुंगेर के लोगों के लिए सौगात है। 2 दशक का इंतजार आखिरकार अब खत्म होने जा रहा है। 11 फरवरी यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर के लोगों को श्री कृष्ण सिंह सेतु की सौगात देंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस पुल के उद्घाटन के साथ ही योग नगरी मुंगेर औद्योगिक राजधानी बेगूसराय के साथ साथ मिथिलांचल और सीमांचल से सीधे जुड़ जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोरघट पुल का भी शुभारंभ करेंगे। कि 11 तारीख को चिर प्रतीक्षित जो हमारा मुंगेर रोल ब्रिज जो है उसका उद्घाटन होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी और गडकरी सर के द्वारा होना है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। सभा स्थल का मैं अभी निरीक्षण करने आया हूं और चूंकि 2 कार्यक्रम हैं, एक घोरघट ब्रिज का भी इनॉग्रेशन होना है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, वो भी हो गया है। तो वहाँ पे भी कार्यक्रम है और वहाँ से फिर यहाँ आना है। श्री कृष्ण सिंह सेतु के उद्घाटन से न सिर्फ सफर आसान होगा, बेगूसराय और मुंगेर के इलाकों में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह सेतु से फायदा जान लीजिए। मुंगेर का NH 80 बेगूसराय के NH 31 से जुड़ जाएगा। देवघर जाने वाले कांवरियों को सिमरिया पुल होकर जाना नहीं पड़ेगा। सीमांचल और मिथिलांचल से सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल का सफर आसान हो जाएगा। 3.75 किलोमीटर लंबे पुल के दोनों ओर 14.5 किलोमीटर लंबा अप्रोच पर NH 333B बनाया गया है। इसके शुरू हो जाने से देवघर जाने वाले कांवरियों को बड़ी आसानी होगी। अब कांवरियों को सिमरिया पुल होकर जाने का लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। बात यह है कि ये पुल जैसे ही चालू होगा, उत्तरी बिहार का जो है कनेक्शन सीधे डायरेक्ट मुंगेर जिले के माध्यम से होते हुए दक्षिणी बिहार में हो जाएगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी की इस पर नजर गई तो केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ मिलकर निर्माण कार्य पूरा करने की ठानी। निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी। शिलान्यास के 14 साल बाद 12 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल पर मालगाड़ी चलाकर रेल मार्ग का शुभारंभ किया। रेल मार्ग शुरू होने के बाद लोगों को लगा था कि जल्द ही सड़क मार्ग की सौगात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुंगेर वासी थोड़े निराश भी थे। लेकिन अब मुंगेर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पटना के गायघाट रिमांड होम की सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद समाज कल्याण विभाग ने 4 घंटे तक पहली पीड़ित से पूछताछ की, उसका बयान दर्ज किया और इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कल सुनवाई होनी है। पीड़ित के बयान पर शेल्टर होम की सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता पर मारपीट, नशीली दवा देने और यौन शोषण कराने का आरोप है और इससे पहले 9 फरवरी को पीड़ित
नंबर 2 से भी पूछताछ की गई थी। लिखित दे दी गई है, आवेदन ले लिया गया है और हमें रिसीविंग भी दी गई है और पीड़िता का 161 का बयान भी हुआ है अधिकारी के सामने, महिला थाना SHO के सामने। तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है और वो सारे रिमांड होम के जितने भी मैटर हैं सबको उनने बोला है कि सब पे मामला दर्ज होगी। तो अभी भी FIR लेकिन लॉन्च नहीं हुआ है? जी नहीं, वो ऑलमोस्ट लाइक फॉर्मेलिटी जब हो जाती है तो वो FIR दर्ज करने का ही प्रोसेस होता है। इधर नवादा में शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं, साथ ही जावा महुआ भी नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने अकबरपुर के निंगारी गांव में छापेमारी की, हालांकि इससे पहले ही कारोबारी फरार हो गए। नवादा में नशे के जहर पर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के निंगारी गांव में बनाए जा रहे देसी शराब को नष्ट किया जा रहा है। शराब तस्करी के तमाम तरीकों पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। खेतों में छिपाकर रखे गए देसी शराब को नष्ट किए जा रहे हैं। जमीन के अंदर रखे गए महुआ जावा को निकालकर फेंका जा रहा है। घरों से देसी शराब निकालकर नष्ट किए जा रहे हैं। इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। निंगारी गांव में छापेमारी करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है। 4 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। मौके से जब्त 16 क्विंटल महुआ जावा को भी नष्ट किया गया है। शराब बनाने के कई उपकरण भी यहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम का दावा है कि कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही इन सब के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। सुशील मोदी ने बताया कि उनके एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि कैमूर वन्य जीवन अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण ने दे दी है। और आपको बताएं कि लंबे समय से कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग हो रही थी। वन विभाग ने पहली बार 26 मार्च 2020 को कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में कैमरा ट्रैप के माध्यम से एक बाघ को देखा था। नालंदा के दीपनगर में एक मुखिया के घर हमला किया गया, पूरे परिवार की पिटाई की गई और इसका आरोप पंचायत समिति सदस्य समेत कुछ लोगों पर लगा है। मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के तुंगी गांव में दिन दहाड़े बदमाशों ने महादलित मुखिया के घर पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में मुखिया पति और मुखिया की प्रसूता गोतनी को लाठी डंडों से पीटा गया। बदमाशों की ओर से मुखिया के घर पर हमले का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हमले में मुखिया, उनके पति और गोतनी घायल हो गई हैं। मारपीट का आरोप गांव के ही शिवेंद्र सिंह के बेटे बबलू कुमार, विक्की कुमार और पंचायत समिति के सदस्य अमित कुमार सिंह पर लग रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लाठी डंडे लेकर आरोपी मुखिया के घर पर हमला कर रहा है। मुखिया और उनकी गोतनी को पीटा जा रहा है। मुखिया पति का कहना है कि उनकी पत्नी के मुखिया बनते ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति सूचक गाली दी जा रही है। लेकिन इस बार इंदिरा आवास की मांग को लेकर आरोपी ने मुखिया के घर पर लाठी डंडों से हमला किया है। मामला थाने में दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।